जूनहो को देखते हैं जो अपनी माँ से बात कर रहा था और उनकी बातों से पता चलता है कि जूनहो का भाई मिसिंग है, जो भी स्क्विड गेम में गया था। वो पहुंचता है अपने भाई के रेंट वाले घर में और लैंड लेडी बताती है कि एक हफ्ते से मैं उसके घर आ रही हूँ किराया मांगने, लेकिन उसका तो कोई अता पता ही नहीं है, कहाँ गायब हो गया पता नहीं। वो जूनहो को कहती है आप किराया दे सकते हैं तो दे दीजिए। वो कमरे के अंदर आता है और उसे वहाँ पर भी गेम वाला कार्ड मिलता है जो उसने पुलिस स्टेशन में देखा था। अब ये जेब कतरी लड़की जिसका नाम सेबियोक है, वो अपने छोटे भाई चियोल से मिलने के लिए जाती है जो फिलहाल एक अनाथ आश्रम में रह रहा है क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई अच्छा घर नहीं है। और वो रोने लगता है क्योंकि उसकी दीदी ने वादा किया था कि 1 महीना रहने के बाद वो लोग माँ के साथ जाकर रहेंगे। सेबियोक वादा करती है कि हम सब अगले साल एक साथ रहेंगे। जूनहो पुलिस स्टेशन पहुंचकर गीहुन का पता मांगता है। इसके बाद हम अली को देखते हैं जो इतने दिनों के बाद अपने फैक्ट्री वापस जाता है और काम करने पर अपने बॉस से पैसे मांगता है, लेकिन उसका बॉस कहता है मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि बिजनेस ठप पड़ चुका है। अली कहता है मैं अपने देश वापस जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे मेरा पैसा दे दीजिए। अब अपने बॉस के पास में बहुत सारा पैसा देखता है लेकिन उसका बॉस उसे इग्नोर करके चला जाता है। इसीलिए अली अपने बॉस के साथ झगड़ा करने लगता है और बॉस का हाथ 2 लोहे के बीच में फंस जाता है जिससे कि पैसों से भरा लिफाफा गिर जाता है। अली पैसों को लेकर भाग जाता है। सेबियोक ब्रोकर से मिलती है क्योंकि वो अपनी माँ को नॉर्थ कोरिया से निकलवाना चाहती थी, लेकिन वो ब्रोकर बताता है कि कुछ लोग गए तो थे लेकिन वो सभी पकड़े गए और तुम्हारा पैसा भी डूब गया। आजकल बॉर्डर पर सिक्योरिटी बहुत है इसलिए पैसे भी ज्यादा लगेंगे। सेबियोक पूछती है कितने पैसे लगेंगे। ब्रोकर कहता है कम से कम 40 मिलियन वॉन। सेबियोक ब्रोकर के ऊपर गर्म कॉफी फेंक देती है और उसे गर्दन पर चाकू रखती है और उसे धमकाती है कि पिछले बार तुझे पैसे दिए थे भरोसा करके जो तूने डुबा दिए। मैं फिर से पैसे लेकर आऊंगी, लेकिन अगर तूने मुझे धोखा दिया तो गला काट दूंगी। फिर वो वहां से चली जाती है और ब्रोकर देखता है उसका पॉकेट फटा हुआ था, मतलब कि उसी ने उसके पैसे चुराए। सांग वू अपनी माँ से बात कर रहा था और उसकी माँ को अभी भी वही लगता है कि उसका बेटा अमेरिका में ही रह रहा है और वो फोन रखने से पहले अपने बेटे से कहती है कि अमेरिका से मेरे लिए कोई महंगी चीज मत लाना। सांग वू फिलहाल एक होटल में रुका हुआ था और उसकी माँ कस्टमर से बात करते हुए कहते रहती है कि मेरा बेटा जब भी आता है कुछ ना कुछ महंगी चीज लेकर आता है। तभी वहाँ कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं सांग वू को ढूंढते हुए और बताते हैं कि वो लोग पुलिस हैं और वो सांग वू को गिरफ्तार करने आए हैं क्योंकि सांग वू बहुत सारे फ्रॉड मामलों में पकड़ा गया है। उसकी माँ हैरान हो जाती है और ऑफिसर उस औरत से कह देते हैं कि अगर आपका बेटा वापस आ जाए तो बता देना कि पुलिस स्टेशन आकर खुद को सरेंडर कर दे, वरना उसकी ही प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। सांगवू अपने कमरे में होता है तो उसका कोई डोर बेल बजाता है और उसे कार्ड मिलता है और उसे बताया जाता है आधी रात में इस जगह मिलने। दूसरी तरफ अली अपनी पत्नी से कहने लगता है कि इस पैसे को लो और तुम बच्चे को लेकर जल्दी इस देश को छोड़कर चली जाओ। गीहुन अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार में मांगता है, लेकिन उसका दोस्त भी कहता है मेरी भी तो हालत खराब है, देख मेरे दुकान में कोई आता ही नहीं। तभी उसकी दोस्त की पत्नी बाहर आती है और अपने पति से कहती है जल्दी अंदर चलो और गीहुन से कहती है दूसरों के दुकान के सामने सिगरेट मत पिया करो। अब वो ड्रिंक करने के लिए जाता है तो उसे वहां पर वही बूढ़ा प्लेयर मिलता है, मतलब नंबर 1। गीहुन उस बूढ़े आदमी से पूछता है क्या आप यहीं रहते हो? तो वो कहता है नहीं, मेरा एक दोस्त रहता है, मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है तो इसीलिए अपने दोस्त के पास रह रहा था। कहता है कि हम दोनों का दोबारा मिलना लिखा हुआ था। फिर दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने उस गेम में वापस जाने का फैसला किया है, बाहर आकर क्या फायदा, मौत का इंतजार कर रहा हूँ, हो सकता है इस बार जाऊं तो जीत जाऊं। प्लेयर नंबर 101 को देखते हैं जिसका असली नाम डॉग सू है जो एक गैंगस्टर है और एक आदमी उसे आकर पैसे देता है और पूछने लगता है कि वैसे आप इतने दिनों तक थे कहाँ? ड्योक्सू कहता है कि इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। फिर वो अपने उस आदमी को इन्विटेशन दिखाता है, कहता है कि ये कल ही आया, शायद वो गेम दोबारा से स्टार्ट होने वाला है और वो प्लान बनाता है कि वो अपने पूरे गैंग को लेकर उस गेम में जाएगा और उनका प्लान यही है कि वो गेम में जाएंगे और वहाँ का पूरा तिजोरी साफ कर देंगे। तभी वो लड़का अपने बॉस को अपने नाम से बुलाता है और कहता है कि तूने फिलीपींस में कितने पैसे हारे और अब वो लोग पहुंच गए हैं तेरा हिसाब लेने, तेरा किडनी, तेरी आंखें, वो सब ले जाएंगे। देखते हैं कि डोक्सू गुस्से में अपने ही आदमी को जान से मार डालता है और ब्रिज से कूदकर अपनी जान बचा लेता है। गीहुन अगले दिन अपनी पत्नी के घर चला जाता है पैसे मांगने, वो भी 2 मिलियन वॉन। ये सुनकर उसकी पत्नी भी हैरान हो जाती है, चिल्लाने लगती है कि आज तक अपनी बेटी के लिए कुछ किया है, मुझे कुछ दिया है आज तक, और आगे पैसे मांगने। गीहुन कहता है माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए। उसकी पत्नी कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरा पति मुझे इतने पैसे नहीं देता। गीहुन कहता है अपने पति से मांगो, मगर उसकी पत्नी कहती है दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? फिर वो उसे धक्के मारकर निकालने लगती है और दोनों का झगड़ा होने लगता है। तभी वहाँ गियोंग के नए पापा आ जाते हैं और गीहुन वहाँ से चला जाता है। फिर उसकी बेटी के नए पापा बाहर आते हैं और
गीहुन को पैसा देते हैं। कहते हैं कि तुम इसी के लिए आए थे तो ये लो, और तुम्हें पैसे चुकाने की भी जरूरत नहीं, बस मेरे परिवार से दूर रहना। गीहुन गुस्सा हो जाता और पैसे उसके मुंह पे मारता है, जो उसकी बेटी भी देख लेती है। इसलिए गीहुन वहां से चला जाता है। वो घर आता है तो उसे वहां पर डिटेक्टिव जूनहो मिलता है और पूछता है कि आपने कंप्लेंट लिखवाई थी कि कुछ लोग हैं जो लोगों को गेम खेलने के लिए किडनैप करते हैं। मेरे भाई के पास भी ऐसा इनविटेशन आया था जैसे तुम्हारे पास था, और कई दिनों से वो लापता है। गीहुन वहां से जाने लगता है, कहता है कि अभी मैं फिलहाल किसी की मदद करने के हालत में नहीं हूँ। फिर वो देखता है कि उसे भी इनविटेशन आया था, और फिर सभी लोग अपने लोकेशन में पहुंच जाते हैं दोबारा गेम खेलने के लिए। और बिल्कुल पहले की तरह एक बड़ी गाड़ी आती है उन्हें लेने के लिए, और एक स्लीपिंग गैस की मदद से उन सभी को बेहोश कर दिया जाता है। लेकिन इस बार जूनहो गीहुन के गाड़ी को पीछा करता है। से बियोक किसी तरह स्लीपिंग गैस से खुद को बचा लेती है और वो अपने होश में थी। जूनहो गाड़ी का पीछा करते करते समुद्र किनारे पहुंच जाता है, जहां पर गेम एरिया में ले जाने के लिए बहुत सारी गाड़ी लाइन में लगी हुई थी, और वो चीफ को मैसेज कर देता है कि आज वो पुलिस स्टेशन नहीं आने वाला। इसके बाद जूनहो एक गाड़ी के अंदर छुप जाता है और उन सभी गाड़ियों को एक जहाज के जरिए आइलैंड की तरफ ले जाने लगते हैं। अब इस तरह जूनहो गेम वाले आइलैंड तक पहुंच जाता है। वहां पर सारे प्लेयर्स बेहोश होते हैं और बेहोशी में उन सभी की ID चेक की जाती है। जूनहो भी बेहोश होने का नाटक करता है, और जब उसे चेक किया जाता है तो डिवाइस काम नहीं करता। जूनहो सुपरवाइजर से लड़ने लगता है और आखिर में उसे मार देता है और उसका रेड ड्रेस पहन लेता है और उस आदमी को अपने कपड़े पहनाकर पानी में फेंक देता है। लेकिन 2 लोग उसे देख लेते हैं और उसे केबिन में जाने को बोलते हैं। इसके बाद सारे प्लेयर्स जो लोग बेहोश होते हैं उन्हें कमरे में लाया जाता है और उनका सारा सामान, उनका कपड़ा, सब कुछ उतार दिया जाता है। लेकिन से बियोक जो होश में थी, कपड़े को चेंज करने से पहले वो एक चाकू गार्ड्स के जेब में डाल देती है, और जब उसका कपड़ा चेंज हो जाता है तो वो चाकू वापस अपने पास रख लेती है। इसके बाद धीरे धीरे सारे प्लेयर्स को होश आने लगता है और वो बूढ़ा आदमी अभी भी नंबर 1 है और गीहुन 456, और वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे पुराने प्लेयर्स वापस आए हैं। वो औरत भी थी, यहाँ तक कि सांगवू भी वापस लौट आया, अली भी आ गया है, और सांगवू शुरू से ही स्ट्रेटेजी बनाने लगता है। कहता है हमें स्ट्रॉन्ग लोगों को अपने टीम में लाना पड़ेगा। गीहुन अली से कहता है कि तुम हमारी टीम में आ जाओ। बूढ़ा आदमी भी ज्वाइन होना चाहता है। गीहुन खुशी खुशी उसे अपनी टीम में ले लेता है। दूसरी तरफ गैंगस्टर डोक्सू अपने आदमियों के साथ गेम में आया था और वो से बियोक को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उस गैंगस्टर को उसकी औकात सुनाती है और कहती है तेरे जैसे डरपोक को हमारे यहाँ क्या कहते हैं पता है? भगौड़ा। तभी दोनों के बीच में 212 औरत आ जाती है और वो डोक्सू पर लाइन मारने लगती है क्योंकि वो उसके टीम में होना चाहती थी। अब सभी को खाने के लिए बुलाया जाता है और डोक्सू उस औरत को मजाक में बोलता है कि पलंग तोड़ने के लिए आ जाना, जिससे कि वो गुस्सा हो जाती है। एक सुपरवाइजर फ्रंटमैन को जाकर बताता है कि 93% लोग वापस आए हैं। फ्रंटमैन कहता है जो वापस नहीं आए उन पर नजर रखना। इसके बाद सभी लोग लंच खा रहे थे और गीहुन अपने टीम के साथ खा रहा था और वो सोचता है कि बिल्कुल इसी तरह वो लोग स्कूल में टिफिन खाया करते थे। सांगवू गेस करने को बोलता है कि अगला गेम क्या होगा। फिर वो लोग बच्चों वाला गेम डिस्कस करने लगते हैं, लेकिन अली को इन कोरियन गेम्स के बारे में पता ही नहीं था। अब दिन भर के काम के बाद सारे वर्कर्स भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और जूनहो के पास जो चाबी थी उसी का इस्तेमाल करके वो अपने कमरे में जाता है और अंदर में 3 नियम लिखे हुए थे। कमरे के बाहर बिना मास्क पहने मत निकलना, बिना बताए इस जगह को छोड़कर मत जाना और बिना परमिशन के रूम से बाहर नहीं निकलना। अब इसके बाद हम उसी औरत 212 को देखते हैं जिसे आधी रात में बहुत जोर की टॉयलेट लग जाती है, लेकिन दरवाजा बंद था और मैनेजर बोलता है कि कर्फ्यू लगने के बाद कमरे से बाहर निकलना मना है। मगर आखिर में मैनेजर दरवाजा खोल देता है, लेकिन अब तो से बियोक को भी बाथरूम जाना था, जिससे दोनों के बीच में अनबन होने लगती है। खैर जूनो के कमरे में खाना पहुंचा दिया जाता है और वो अपना मास्क उतारता है, लेकिन अपना चेहरा कैमरे की तरफ नहीं करता। 212 अपने प्राइवेट पार्ट में बहुत सारे सिगरेट छुपा कर लाती है, जिससे वो बाथरूम में फूंकने लगती है, लेकिन तभी उसके स्टॉल में से बियोक आ जाती है और ऊपर जाने का रास्ता खोलती है, देखने के लिए कि आखिर ये जगह है क्या। 212 भी उसकी मदद करती है। से बियोक वेंट के अंदर जाती है किचन की तरफ और वहाँ वो देखती है कि सारे वर्कर्स बहुत सारा चीनी का इस्तेमाल करके कुछ बना रहे थे, शायद अगली गेम की तैयारी हो रही है। इधर बाहर खड़ा आदमी 212 से कहता है जल्दी बाहर आओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। 212 नाटक करने लगती है अंदर मत आना, मेरा पेट बहुत दुख रहा है और मैं अभी धो रही हूँ। कुछ समय के बाद गार्ड अंदर आ जाता है और देखता है कि दोनों प्लेयर्स अंदर ही थे और 212 उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि तू अंदर कैसे आ गया रे गंदा इंसान। फिर दोनों वहां से चली जाती हैं, लेकिन वेंट के कवर का स्क्रू थोड़ा सा ढीला लगा हुआ था। खैर इधर वर्कर्स के कमरे की लाइट भी बंद कर दी जाती है और अंधेरे में जूनहो नोटपैड में उसने यहाँ जो कुछ भी देखा वो सारी चीजें नोट करने लगता है।
212 सेब युग से पूछने लगती है कि आखिर तूने देखा क्या, और ये सब कुछ सांग वू सुन लेता है। अगले